Lesson 8: The night the roof blew off. We are used to sudden storms up here on the first range of the Himalayas. The old building in which we live has, for more than 100 years, received the full force of the wind as it sweeps across the hills from the east. We'd lived in the building for more than 10 years without a disaster. It had even taken the shock of a severe earthquake. As my granddaughter Dolly said, it's difficult to tell the new cracks from the old. हिंदी अनुवाद। हम हिमालय की पहली पर्वत श्रृंखला पर रहते हैं, जहां अचानक आने वाले तूफानों के हम आदी हो चुके हैं। जिस पुरानी इमारत में हम रहते हैं, वह 100 साल से भी ज्यादा समय से पूर्व दिशा से आने वाली तेज हवाओं का पूरा असर झेलती आ रही है। हम इस इमारत में 10 साल से अधिक समय से रह रहे थे और अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि इसने एक तीव्र भूकंप का झटका भी सह लिया था। मेरी नातिन डॉली ने मजाक में कहा, नए दरारों को पुराने दरारों से अलग करना मुश्किल है। हार्ड मीनिंग्स। सडन स्टॉर्म्स, अचानक आने वाले तूफान। फर्स्ट रेंज, पहली पर्वत श्रृंखला। रिसीव्ड दी फुल फोर्स, पूरा दबाव सहा। स्वीप्स अक्रॉस, बहती हुई गुजरती है। डिजास्टर, आपदा। सीवियर, तीव्र। क्रैक्स, दरारें। एक्सप्लेनेशन। यह पैराग्राफ लेखक के रहने की जगह और मौसम की कठिनाइयों को परिचय के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक हिमालय के पहले पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जहां तेज हवाएं और तूफान आम बात हैं। वह एक 100 साल पुरानी इमारत में अपने परिवार के साथ रहता है, जो अब तक सभी प्राकृतिक आपदाओं को सहती आई है। यहाँ डॉली की कही गई बात, नए और पुराने दरारों का फर्क बता पाना मुश्किल है, हल्के हास्य और व्यंग्य के साथ दर्शाती है कि यह इमारत कितनी पुरानी और झटकों से भरी रही है। यह शुरुआत पाठक को यह संकेत देती है कि आगे कोई बड़ा तूफानी अनुभव आने वाला है। It's a two-story building, and I live on the upper floor with my family, my 3 grandchildren and their parents. The roof is made of corrugated tin sheets, the ceiling of wooden boards. That's the traditional Masuri roof. Looking back at the experience, it was the sort of thing that should have happened in a James Thurber story, like The Dam That Burst or The Ghost Who Got In. But I wasn't thinking of Thurber at the time, although a few of his books were among the many I was trying to save from the icy rain pouring into my bedroom. हिंदी अनुवाद। यह एक 2 मंजिला इमारत है और मैं अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता हूँ, मेरे 3 पोते पोतियाँ और उनके माता पिता। इसकी छत टिन की लहरदार चादरों से बनी है और छत की आंतरिक परत लकड़ी के पट्टों से। यही मसूरी की पारंपरिक छत होती है। अब जब मैं उस अनुभव को याद करता हूँ, तो लगता है जैसे वह किसी जेम्स थर्बर की कहानी से लिया गया दृश्य था, जैसे कोई बांध टूट गया हो या कोई भूत अंदर आ गया हो। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में थर्बर नहीं थे, भले ही उनकी कुछ किताबें उन कई चीजों में शामिल थी जिन्हें मैं अपने कमरे में गिरती बर्फीली बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। हार्ड मीनिंग्स। 2-story बिल्डिंग, 2 मंजिला इमारत। कोरुगेटेड टिन शीट्स, लहरदार टिन की चादरें। सीलिंग, छत की भीतरी सतह। ट्रेडिशनल, पारंपरिक। एक्सपीरियंस, अनुभव। जेम्स थर्बर, प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, हास्य लेखन के लिए जाने जाते हैं। आइसी रेन, बर्फीली बारिश। पोरिंग, लगातार गिरना।
एक्सप्लेनेशन। इस पैराग्राफ में लेखक अपने घर का परिचय विस्तार से देता है। वह किस तरह की छत और संरचना में रहता है और किसके साथ रहता है। यह जानकारी पाठकों को वातावरण और पारिवारिक सेटिंग से जोड़ती है। लेखक को यह पूरी घटना, जो आगे तूफान में घटती है, एक जेम्स थर्बर की हास्य कहानी जैसी लगती है, यानी यह अनुभव नाटकीय, असामान्य और कुछ हद तक हास्यास्पद भी था। हालांकि उस समय वह किसी लेखक के बारे में नहीं सोच रहा था, उसका ध्यान तो केवल किताबों को बचाने में था, जो उसकी दुनिया का एक अमूल्य हिस्सा हैं। Our roof had held fast in many a storm, but the wind that night was really fierce. It came rushing at us with a high-pitched, airy wail. The old roof groaned and protested. It took a battering for several hours while the rain lashed against the windows and the lights kept coming and going. हिंदी अनुवाद। हमारी छत ने कई तूफानों का सामना मजबूती से किया था, लेकिन उस रात की हवा सच में बेहद भयंकर थी। वह एक तीखी, अजीब सी आवाज के साथ हम पर टूट पड़ी। पुरानी छत करा उठी और जैसे विरोध कर रही हो। कई घंटों तक वह तूफान छत पर प्रहार करता रहा। खिड़कियों पर तेज बारिश लगातार पड़ती रही और बिजली बार बार आती जाती रही। हार्ड मीनिंग्स। हेल्ड फास्ट, मजबूती से टिकी रही। फियर्स, भयंकर। हाई पिच्ड, तीखी आवाज। एरी, डरावनी। ग्रोन्ड, करा उठी। बैटरिंग, जोरदार प्रहार। लैश्ड, तेजी से मारना, बारिश का गिरना। एक्सप्लेनेशन। यह हिस्सा उस रात के भयावह तूफान का वर्णन करता है। लेखक की पुरानी छत पहले कई बार आंधी तूफान झेल चुकी थी, लेकिन इस बार की हवा असाधारण रूप से तीव्र थी। हवा की आवाज डरावनी थी और छत खुद मानो दर्द से कराह रही थी। बारिश भी इतनी जोरदार थी कि खिड़कियां थरथरा उठीं और बिजली बार बार गुल हो रही थी। यह वातावरण पाठक को उस रात की भयावहता और तनाव का पूरी तरह एहसास कराता है। There was no question of sleeping, but we remained in bed for warmth and comfort. The fire had long since gone out, as the chimney had collapsed, bringing down a shower of sooty rainwater. After about 4 hours of buffeting, the roof could take it no longer. My bedroom faces east, so my portion of the roof was the first to go. हिंदी अनुवाद। नींद का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन हम गर्माहट और आराम के लिए बिस्तर में ही पड़े रहे। अग्नि तो बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, क्योंकि चिमनी गिर गई थी, जिससे काले धुएं से भरे पानी की बारिश सी हो गई। लगभग 4 घंटे की मार के बाद छत अब और नहीं झेल सकी। मेरा कमरा पूर्व दिशा में है, इसलिए सबसे पहले मेरी छत उड़ गई। हार्ड मीनिंग्स। नो क्वेश्चन ऑफ स्लीपिंग, सोने का सवाल ही नहीं था। वार्मथ, गर्माहट। चिमनी, चिमनी। कोलैप्स्ड, गिर गई। सूटी, कालिक से भरा। बफेटिंग, बार बार जोरदार मार। फेसेस ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर खुलता है। एक्सप्लेनेशन। इस अंश में उस रात की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। लेखक और उसके परिवार को नींद नहीं आई, लेकिन वे सर्दी से बचने के लिए बिस्तर में पड़े रहे। चिमनी के गिरने से न केवल आग बुझ गई बल्कि कालिक भरा पानी भी अंदर गिरने लगा। लगभग 4 घंटे तक तूफान के प्रहार को सहने के बाद लेखक के कमरे की छत सबसे पहले टूट गई, क्योंकि वह तूफान की दिशा पूर्व में था।
यह मोमेंट कहानी में डर और क्षति की शुरुआत को दर्शाता है। The wine got under it and kept pushing until, with a ripping, groaning sound, the metal sheets shifted and slid off the rafters, some of them dropping with claps like thunder onto the road below. So that's it, I thought. Nothing worse can happen. As long as the ceiling stays on, I'm not getting out of bed. We'll collect our roof in the morning. Icy water splashing down on my face made me change my mind in a hurry. हिंदी अनुवाद। हवा छत के नीचे घुस गई और लगातार उसे धक्का देती रही, जब तक कि एक तेज फटने और कराने जैसी आवाज के साथ टिन की चादरें खिसक कर बीमों से नीचे गिरने लगी। उनमें से कुछ तो गड़गड़ाहट जैसी आवाज करते हुए सड़क पर गिर पड़ी। तो यही है, मैंने सोचा, अब इससे बुरा और क्या होगा। जब तक छत की आंतरिक परत, सीलिंग, टिकी है, मैं बिस्तर से नहीं निकल रहा। सुबह छत को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जब बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे चेहरे पर गिरने लगा, तो मेरा विचार तुरंत बदल गया। हार्ड मीनिंग्स। रिपिंग, फटने जैसी आवाज। ग्रोनिंग साउंड, कराने जैसी आवाज। राफ्टर्स, छत की लकड़ी की बीम। क्लैप्स लाइक थंडर, गरज जैसी आवाज। सीलिंग, छत की भीतरी परत। आइसी वाटर, बर्फ जैसा ठंडा पानी। स्प्लैशिंग, गिरना, छींटे पड़ना। एक्सप्लेनेशन। इस अंश में तूफान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हवा इतनी तेज हो गई कि उसने छत की टिन की चादरों को उखाड़ दिया। लेखक, जो अब तक बिस्तर में आराम बनाए रखने की सोच रहा था, मान लेता है कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बर्फ जैसा ठंडा पानी सीधे उसके चेहरे पर गिरता है, तो वह हकीकत से टकराता है और मजबूरन बिस्तर छोड़ना पड़ता है। यह दृश्य हास्य, त्रासदी और व्यावहारिक सोच का मिश्रण है, जहां लेखक की व्यंग्यात्मक शैली हमें डरावनी परिस्थिति में भी हल्केपन का एहसास कराती है। Leaping from the bed, I found that much of the ceiling had gone, too. Water was pouring on my open typewriter as well as on the bedside radio and bed cover. हिंदी अनुवाद। बिस्तर से छलांग लगाकर जैसे ही मैं उठा, मैंने देखा कि छत की बहुत सारी लकड़ी भी गायब हो चुकी थी। पानी मेरी खुली टाइपराइटर पर, साथ ही बगल में रखे रेडियो और बिस्तर की चादर पर तेजी से गिर रहा था। हार्ड मीनिंग्स। लीपिंग, छलांग लगाना। सीलिंग हैड गॉन, छत की आंतरिक परत टूट चुकी थी। पोरिंग, तेजी से गिरना। टाइपराइटर, टाइप करने की मशीन। बेडसाइड रेडियो, बिस्तर के पास रखा रेडियो। बेड कवर, बिस्तर की चादर। एक्सप्लेनेशन। इस हिस्से में लेखक अचानक उठता है और पाता है कि केवल बाहरी छत ही नहीं, बल्कि छत की लकड़ी की आंतरिक परत भी उड़ चुकी है। अब स्थिति और गंभीर हो गई है। पानी सीधे उसकी सबसे कीमती चीजों पर गिर रहा है, उसकी टाइपराइटर, जो उसकी लेखन यात्रा की साथी है, और उसका रेडियो। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे प्रकृति की ताकत एक ही पल में हमारी बसी बसाई दुनिया को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसमें लेखक की हताशा और क्षति का भाव स्पष्ट होता है। Picking up my precious typewriter, my companion for 40 years, I stumbled into the front sitting room and library, only to find a similar situation there. Water was pouring through the slats of the wooden ceiling, raining down on the open bookshelves. हिंदी अनुवाद। अपनी कीमती टाइपराइटर,
जो 40 वर्षों से मेरी साथी रही है, को उठाकर मैं लड़खड़ाता हुआ सामने वाले बैठक कक्ष, जो साथ ही लाइब्रेरी भी है, में पहुंचा, लेकिन वहां भी वही हालत थी। लकड़ी की छत की पट्टियों से पानी टपक रहा था और खुले किताबों के शेल्फ पर लगातार बरस रहा था। हार्ड मीनिंग्स, प्रेशियस, कीमती, कंपेनियन, साथी, स्टम्बल्ड, लड़खड़ाते हुए पहुंचना, स्लैट्स, लकड़ी की पट्टियां, ओपन बुकशेल्व्स, खुले किताबों की अलमारियां, रेनिंग डाउन, लगातार गिरना। एक्सप्लेनेशन। इस अंश में लेखक अपनी सबसे कीमती वस्तु, टाइपराइटर, को बचाने की कोशिश करता है। वह उसे लेकर बैठक कमरे में जाता है, जो उसकी लाइब्रेरी भी है, लेकिन वहां भी पानी छत से रिसता हुआ सीधे उसकी किताबों पर गिर रहा है। यह दृश्य केवल एक भौतिक नुकसान नहीं दर्शाता, बल्कि लेखक की संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव को भी उजागर करता है। उसकी किताबें और टाइपराइटर उसकी दुनिया का हिस्सा हैं, और वे अब खतरे में हैं। By now I had been joined by the children, who had come to my rescue. Their section of the roof hadn't gone as yet. Their parents were struggling to close a window against the driving rain. हिंदी अनुवाद। अब तक बच्चे मेरे पास आ चुके थे। वे मेरी मदद के लिए आए थे। उनके हिस्से की छत अभी तक सलामत थी। उनके माता पिता तेज बारिश के खिलाफ एक खिड़की बंद करने की कोशिश में लगे हुए थे। हार्ड मीनिंग्स, हैड बीन जॉइंड, साथ आ गए थे। कम टू माई रेस्क्यू, मेरी मदद करने आए। सेक्शन ऑफ द रूफ, छत का भाग। ड्राइविंग रेन, तेज और धक्का मारती हुई बारिश। स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे थे, मुश्किल में थे। एक्सप्लेनेशन। इस हिस्से में लेखक को राहत मिलती है जब बच्चे उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनके कमरे की छत अभी तक सुरक्षित है, बाकी घर में तबाही मची हुई है। उनके माता पिता उस तेज हवा और बारिश से जूझ रहे हैं जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। यह पूरा दृश्य संकट में परिवार के सहयोग, सामूहिकता और तत्परता को दर्शाता है। सेव द बुक्स, shouted Dolly, the youngest, and that became a rallying cry for the next hour or two. Dolly and her brother Mukesh picked up armfuls of books and carried them into their room. But the floor was awash, so the books had to be piled on their beds. हिंदी अनुवाद। किताबें बचाओ। सबसे छोटी डॉली चिल्लाई, और अगले 1-2 घंटे तक यही हमारी लड़ाई का नारा बन गया। डॉली और उसका भाई मुकेश किताबों को बाहों में भर भरकर अपने कमरे में ले जाने लगे, लेकिन फर्श पर पानी भर गया था, इसलिए किताबों को उनके बिस्तर पर ही रखना पड़ा। हार्ड मीनिंग्स। सेव द बुक्स, किताबें बचाओ। रैलिंग क्राई, एकजुटता का नारा, उद्देश्य। आर्मफुल्स, बाहों में भरने लायक मात्रा। अवॉश, पानी में डूबा हुआ। पाइल्ड, ढेर लगाना, रखना। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में संकट के बीच बच्चों की सक्रियता और भावनात्मक जुड़ाव सामने आता है। सेव द बुक्स सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संस्कृति और ज्ञान की रक्षा का प्रतीक बन जाता है। डॉली और मुकेश जैसे योद्धा किताबों को बचाने में जुट जाते हैं। हालांकि उनके कमरे में भी पानी भर गया है, लेकिन वे हार नहीं मानते और किताबों को अपने बिस्तर पर सुरक्षित रखते हैं। यह दृश्य बच्चों की जिम्मेदारी, पुस्तक प्रेम और पारिवारिक सहयोग की सशक्त तस्वीर पेश करता है।
Dolly was helping me gather some of my papers when a large field rat jumped onto the desk in front of her. Dolly squealed and ran for the door. "It's all right," said Mukesh, whose love of animals extends even to field rats. "It's only sheltering from the storm." हिंदी अनुवाद। डॉली मेरी कुछ कागजात इकट्ठा करने में मेरी मदद कर रही थी। तभी एक बड़ा सा जंगली चूहा मेज पर कूद पड़ा। डॉली चीखी और दरवाजे की ओर भाग गई। "कोई बात नहीं," मुकेश ने कहा, जिसे जानवरों से इतना लगाव है कि वह जंगली चूहों से भी प्यार करता है। वह बस तूफान से बचने के लिए शरण ले रहा है। हार्ड मीनिंग्स। गैदर, इकट्ठा करना। फील्ड रैट, जंगली चूहा। स्क्विल्ड, चीखना। शेल्टर, शरण लेना। एक्सटेंड्स, फैलता है। यहाँ मुकेश का प्रेम जानवरों तक फैला है। एक्सप्लेनेशन। इस दृश्य में तनाव के बीच थोड़ा हास्य और बच्चों के स्वभाव की झलक मिलती है। डॉली चूहे को देखकर डर जाती है, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जबकि मुकेश, जो जानवरों से बहुत प्रेम करता है, उसे बिल्कुल सामान्य मानता है और यह बताता है कि वह चूहा सिर्फ तूफान से बचने के लिए वहां आया है। यह दृश्य यह दर्शाता है कि आपदा के बीच भी कुछ प्यारे और हल्के क्षण संभव होते हैं और बच्चों की सोच कितनी अलग और मासूम होती है। Big brother Rakesh whistled for our dog, Tony, but Tony wasn't interested in rats just then. He had taken shelter in the kitchen, the only dry spot in the house. Two rooms were now practically roofless, and we could see the sky lit up by flashes of lightning. हिंदी अनुवाद। बड़े भाई राकेश ने हमारे कुत्ते टोनी को आवाज दी, लेकिन टोनी को उस समय चूहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो रसोई घर में छिप गया था, जो घर का इकलौता सूखा कोना था। अब तक 2 कमरे लगभग बिना छत के हो चुके थे और हम आसमान में बिजली की चमक को साफ देख सकते थे। हार्ड मीनिंग्स। विस्ल्ड, सीटी बजाई। टेकन शेल्टर, शरण ले ली थी। प्रैक्टिकली, लगभग। रूफलेस, बिना छत के। फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, बिजली की चमक। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। राकेश उम्मीद करता है कि उनका कुत्ता टोनी चूहों से निपटेगा, लेकिन वह खुद डर के मारे रसोई में छिप गया है, जो अब एकमात्र सूखी जगह है। इससे यह भी पता चलता है कि अब घर का अधिकांश हिस्सा भीग चुका है और सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं बचा। बिजली की चमक और टूटी हुई छत का दृश्य स्थिति को डरावना लेकिन दृश्यात्मक बनाता है, मानो पूरा घर अब तूफान के सामने खुला पड़ा हो। There were fireworks indoors, too, as water spluttered and crackled along a damaged wire. Then the lights went out altogether. Rakesh, at his best in an emergency, had already lit 2 kerosene lamps. And by their light we continued to transfer books, papers, and clothes to the children's room. हिंदी अनुवाद। घर के अंदर भी जैसे पटाखे फूटने लगे। पानी एक टूटी हुई बिजली की तार पर गिर रहा था और उसमें से चिटचिटाहट और चिंगारियों की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक पूरी तरह अंधेरा हो गया, बिजली चली गई। राकेश, जो आपात स्थिति में सबसे बेहतर काम करता है, पहले ही 2 मिट्टी के तेल वाले लैंप जला चुका था। उन्हीं की रोशनी में हमने किताबें, कागज और कपड़े बच्चों के कमरे में ले जाना जारी रखा। हार्ड मीनिंग्स। फायरवर्क्स इंडोर्स, घर के अंदर चिंगारी जैसी हलचल।
स्प्लटर्ड एंड क्रैकल्ड, चिटचिटाहट और चटकने की आवाज। डैमेज्ड वायर, टूटी हुई बिजली की तार। लिट, जलाया। केरोसिन लैम्प्स, मिट्टी के तेल वाले दिए। ट्रांसफर, स्थानांतरित करना। एक्सप्लेनेशन, इस दृश्य में खतरा और सक्रियता दोनों मौजूद हैं। बिजली के तारों में पानी गिरने से चिंगारी और आवाजें निकलती हैं, जिससे घर के भीतर हालात और भी जोखिम भरे हो जाते हैं। अंततः बिजली चली जाती है, लेकिन राकेश जैसे समझदार और तैयार व्यक्ति पहले से लैंप जला चुका होता है। यह दिखाता है कि संकट की घड़ी में परिवार का सहयोग, तत्परता और नेतृत्व कैसे काम आता है। लैंप की मध्यम रोशनी में किताबों, कपड़ों और जरूरी सामान को बचाने का काम चलता रहता है। यह संकट में साहस का प्रतीक बन जाता है। We noticed that the water on the floor was beginning to subside a little. Where is it going? Asked Dolly. Through the floor, said Mukesh. Down to the flat below. Cries of concern from our downstairs neighbors told us that they were having their share of the flood. Our feet were freezing because there hadn't been time to put on proper footwear. हिंदी अनुवाद। हमने देखा कि फर्श पर भरा पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। ये पानी जा कहाँ रहा है? डॉली ने पूछा। फर्श के नीचे, मुकेश ने कहा। नीचे वाले फ्लैट में जा रहा है। नीचे के पड़ोसियों की चिंतित आवाजें सुनकर हमें पता चला कि अब बाढ़ का असर उन पर भी हो चुका है। हमारे पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे क्योंकि ठीक से जूते पहनने का समय ही नहीं मिला था। हार्ड मीनिंग्स। सबसाइड, कम होना। फ्लैट बिलो, नीचे वाला फ्लैट। क्राइस ऑफ कंसर्न, चिंता से भरी आवाजें। शेयर ऑफ द फ्लड, बाढ़ का हिस्सा। फ्रीजिंग, जम जाना। प्रॉपर फुटवेयर, ठीक जूते चप्पल। एक्सप्लेनेशन, इस अंश में स्थिति थोड़ी बदली लगती है जब पानी कम होने लगता है, लेकिन वह राहत भी एक नई परेशानी बन जाती है क्योंकि अब वह पानी नीचे के फ्लैट में चला जा रहा है। यह एक हास्य और विडंबना का क्षण है जहां एक समस्या हल होती है लेकिन दूसरी शुरू हो जाती है। नीचे के पड़ोसियों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि आपदा की मार केवल ऊपर तक सीमित नहीं रही। साथ ही परिवार के सदस्यों की हालत यह दर्शाती है कि इतनी जल्दी में वे खुद को ठीक से तैयार भी नहीं कर पाए। उनके पैर ठंड से जकड़ चुके हैं। And besides, shoes and slippers were awash by now. All chairs and tables were piled high with books. I hadn't realized the extent of my library until the night. हिंदी अनुवाद। और वैसे भी जूते चप्पल अब तक पानी में भीग चुके थे। सारी कुर्सियां और मेजें किताबों से ऊपर तक भरी हुई थी। मुझे इस रात तक अपनी लाइब्रेरी का असली विस्तार ही पता नहीं था। हार्ड मीनिंग्स। अवॉश, पूरी तरह भीगी हुई। पाइल्ड हाई, ऊपर तक भरा हुआ। एक्सटेंट, विस्तार। एक्सप्लेनेशन, इस हिस्से में लेखक थोड़े हास्य और आश्चर्य के साथ अपने पुस्तक संग्रह की विशालता को महसूस करता है। हालांकि जूते चप्पल बेकार हो चुके हैं और पूरे घर में अफरा तफरी है, फिर भी किताबों को बचाने की कोशिश जारी है। जब सभी कुर्सियां और मेजें किताबों से भर जाती हैं, तब लेखक को एहसास होता है कि उसकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। यह एक बौद्धिक समृद्धि का संकेत भी है, जिसे वह संकट में भी सबसे पहले बचाता है।
The available beds were pushed into the driest corner of the children's room, and there, huddled in blankets and quilts, we spent the remaining hours of the night while the storm continued. Towards morning the wind fell, and it began to snow. Through the door to the sitting room I could see snowflakes drifting through the gaps in the ceiling, settling on picture frames. Ordinary things like a glue bottle and a small clock took on a certain beauty when covered with soft snow. Most of us dozed off. हिंदी अनुवाद। जो भी बिस्तर उपलब्ध थे, उन्हें बच्चों के कमरे के सबसे सूखे कोने में खिसका दिया गया। और वहीं हम रजाई और कंबलों में सिमटकर रात के बाकी घंटे गुजारते रहे, जबकि तूफान जारी था। सुबह के करीब हवा शांत हो गई और बर्फबारी शुरू हो गई। बैठक कक्ष के दरवाजे से मैं देख सकता था कि बर्फ के फाहे छत की दरारों से भीतर आ रहे हैं और तस्वीरों के फ्रेमों पर जम रहे हैं। साधारण चीजें जैसे ग्लू की बोतल और छोटी सी घड़ी जब मुलायम बर्फ से ढंकी हुई थी, तो उनमें भी एक खास सुंदरता दिखाई दे रही थी। हम में से ज्यादातर लोग झपकी लेने लगे थे। हार्ड मीनिंग्स: हडल सिकुड़कर बैठना या लेटना। क्विल्ट्स रजाई। वाइंड फेल हवा शांत हो गई। स्नोफ्लेक्स बर्फ के फाहे। ड्रिफ्टिंग बहते हुए आना। सेटलिंग ऑन जम जाना। डोज्ड ऑफ नींद में झपकी लेना। एक्सप्लेनेशन: यह दृश्य तूफान के चरम के बाद की शांति और सुंदरता को दर्शाता है। जब रात भर संघर्ष के बाद सब थक चुके थे, तब वे सूखे कोने में मिलकर सिमट गए और राहत की कुछ घड़ियां बिताईं। सुबह होते होते जब बर्फ गिरने लगी, तब लेखक ने सामान्य वस्तुओं को भी एक अलग दृष्टि से देखा, कठिनाई के बाद की सादगी और सौंदर्य। यह अंश दर्शाता है कि प्रकृति की कोमलता और खामोशी तूफान की उग्रता के बाद और भी मूल्यवान लगती है। When dawn came, we found the window panes encrusted with snow and icicles. The rising sun struck through the gaps in the ceiling and turned everything golden. Snow crystals glistened on the empty bookshelves. But the books had been saved. Rakesh went out to find a carpenter and tinsmith, while the rest of us started putting things in the sun to dry. By evening we'd put much of the roof back on. It's a much improved roof now, and we look forward to the next storm with confidence. हिंदी अनुवाद। जब सुबह हुई, तो हमने देखा कि खिड़कियों के कांच बर्फ और बर्फ की सुइयों से ढके हुए थे। उगते हुए सूरज की किरणें छत की दरारों से भीतर आईं और सब कुछ सुनहरा बना दिया। खाली किताबों की अलमारियों पर बर्फ के क्रिस्टल चमक रहे थे, लेकिन किताबें बच गई थी। राकेश बड़ी और टिन लगाने वाले को बुलाने चला गया, जबकि हम बाकी लोग सामान को धूप में सुखाने में लग गए। शाम तक हमने छत का बड़ा हिस्सा फिर से जोड़ दिया था। अब यह पहले से कहीं बेहतर छत बन चुकी है और हम अगली आंधी का सामना आत्मविश्वास के साथ करने को तैयार हैं। हार्ड मीनिंग्स: डॉन प्रातःकाल। विंडो पेन्स खिड़कियों के कांच। एंक्रस्टेड जमी हुई परत से ढकी। आइसिकल्स बर्फ की नुकीली सुइयां। ग्लिसन चमकना। कारपेंटर बड़ी। टिनस्मिथ टिन का काम करने वाला कारीगर। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। एक्सप्लेनेशन: यह अंतिम हिस्सा आशा, पुनर्निर्माण और आत्मबल का संदेश देता है। तूफान और तबाही के बाद जब सुबह होती है, तो प्रकृति एक नए सौंदर्य में बदल चुकी होती है। सब कुछ सुनहरा,
चमकदार और शांत। सबसे खुशी की बात यह है कि किताबें बच गई, ज्ञान, यादें और जीवन की संपत्ति। परिवार मिलकर छत को फिर से ठीक करता है और अब पहले से बेहतर घर बन जाता है। यह अंश यह सिखाता है कि हर संकट के बाद पुनर्निर्माण संभव है और अगली चुनौती का सामना हम पहले से ज्यादा मजबूती से कर सकते हैं। निष्कर्ष: यह कहानी लेखक और उनके परिवार के द्वारा एक अचानक आए भयंकर तूफान का सामना करने की है। वे हिमालय की पहली पर्वत श्रृंखला पर एक पुरानी इमारत में रहते हैं, जो पिछले 100 ईयर्स से तूफानों को सहती आई है। लेकिन इस बार का तूफान बेहद फियर्स था। आधी रात में छत की टिन शीट्स उड़ गईं और बारिश सीधे उनके कमरों में घुस आई। लेखक की सबसे कीमती चीज, उनकी टाइपराइटर, भीगने लगी और उनकी किताबें, कागज, सब गीले हो गए। बच्चों ने मिलकर किताबें रेस्क्यू की और उन्हें बिस्तरों पर रख दिया ताकि वे बच सकें। बिजली चली गई, घर की वायरिंग से चिंगारियां निकलने लगी और सब लोग बच्चों के कमरे में इकट्ठा होकर ब्लैंकेट्स में लिपटे रहे। रात भर बारिश और आंधी चलती रही और सुबह होते होते स्नोफॉल शुरू हो गया। जब सूरज निकला तो घर में जहां जहां बर्फ जमी थी, वहां सब कुछ गोल्डन लाइट में चमक रहा था। किताबें बच गईं और यह उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी। आखिरकार राकेश एक कारपेंटर और टिनस्मिथ को बुलाकर छत ठीक करवा देता है। लेखक कहता है कि अब छत और भी अच्छी हो चुकी है और अगली आंधी का सामना करने को वे पूरी तरह तैयार हैं। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स: ओल्ड, पुराना, न्यू, नया। डिजास्टर, आपदा, सेफ्टी, सुरक्षा। ओपन, खुला, क्लोज्ड, बंद। फियर्स, भीषण, जेंटल, हल्का, मुलायम। कोलैप्स, गिरना, स्टैंड, खड़ा रहना। ड्राई, सूखा, वेट, गीला। नाइट, रात, डे, दिन। अपस्टेयर्स, ऊपर, डाउनस्टेयर्स, नीचे। बिगिन, शुरू होना, एंड, समाप्त होना। कोल्ड, ठंडा, हॉट, गर्म,